कैसे पढ़ें, लास्ट 21 दिन जो बचा हुआ है कैसे पढ़ें। 10th में हम लोग जो है थोड़ा सा बच्चे होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने का भी नया नया एक्सपीरियंस रहता है। पहली बार बोर्ड एग्जाम देना है, ये भी घबराहट है। एक बार बैठे रहते तो थोड़ा सा डर कम रहता। पहली बार बोर्ड एग्जाम देना है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आगे की जो हमारी पढ़ाई है या जो भी है उसके लिए सब कोई सहयोग करे नहीं। और 10th में जब लड़का एग्जाम देता है तो उस समय आप लोग को गार्जियन से बहुत सारी आशाएं होंगी, रिलेशन के लोगों से बहुत सारी आशाएं होंगी, तो आपको उन सब पर भी खरा उतरना है, उन सब को भी खुश करना है आप लोग को। और अंदर चल रहा होगा कि कुछ थोड़ा सा ऐसा करे जिससे गांव समाज का नाम हो, आपकी भी पहचान बन जाए और आगे की पढ़ाई में आपको हेल्प मिले। तो चलिए बात करते हैं कि लास्ट 21 दिनों में हम लोग किस प्रकार पढ़ें। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, थोड़ा सा भी अगर आपका स्थिति सही है तो आप ये 21 दिन का रूल फॉलो कर सकते हैं और आपको एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त भी होगा। मतलब मैं आपसे बात क्यों कह रहा हूं, मैं आपसे बात यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी 2020 में एग्जाम दिया था मैट्रिक का और मेरा भी अच्छा मार्क्स आया था 10th में। ठीक है, मैं जिला टॉपर भी रहा था। तो आप भी रह सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। बस थोड़ा सा अभी के टाइम में जो है ना कॉन्साइज पढ़ाई करनी है, बहुत कम चीजें पढ़नी है, सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट 21 दिनों का है और ये लास्ट टाइम रिवीजन होगा आपका, LTR है। ठीक है, ये टॉपिक आपको हमेशा पढ़ के ही जाने हैं एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला संस्कृत है, हिंदी है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है। सबसे पहले मैं संस्कृत की बात क्यों कह रहा हूँ, संस्कृत की बात इसलिए कह रहा हूँ कि संस्कृत सबसे हल्का विषय है, सबसे आसान विषय है, सबसे कम मेहनत करना पड़ता है, फिर भी बच्चों का संस्कृत में क्रॉस लगता है, सबसे कम नंबर आता है। तो इसको कैसे सुधारें, इस बात पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा देर संस्कृत पर ही लगेगा, बाकी सब में कम लगेगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस आप तो 12 महीना पढ़ रहे हैं, हिंदी पर आपने बहुत कम ध्यान दिया होगा, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ ताकि आपके मार्क्स काफी इंक्रीज हो और थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको आ जाए ना, तो आप अच्छा मार्क्स ला भी सकते हो हिंदी संस्कृत में। ठीक है, मेरा भले ही अच्छा हिंदी संस्कृत में नहीं आता, लेकिन बाकी जितने लोग मेरे पीछे थे जो गाइडेंस में थे उनका बहुत अच्छा नंबर आया। संस्कृत में 98, 99 भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए संस्कृत कैसे देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप बुक खोलिए। ठीक है, सब लोग चैप्टर 1 शुरू करते हैं ना, आप चैप्टर 1 के पीछे आइए। ठीक है, चैप्टर 1 के पीछे आइए, उसमें चैप्टर का नाम दिया होगा और वह चैप्टर क्या है यह दिया होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम और चैप्टर कहां से संकलित है या क्या है वह दिया, उसको याद कर लीजिए अच्छे से। उसके 2 पेज और पीछे आइए। सब लोग कहते हैं चैप्टर पढ़िए, मैं नहीं कर रहा हूं, 1 पेज पीछे आना, फिर 2 पेज पीछे आना। 2 पेज पीछे आइएगा तो आपको मिलेगा पाठ परिचय। ठीक है, उसको पढ़ना है। ठीक है, जैसे 14 चैप्टर हैं, सबसे पहले पद्यात्मक पाठ देखिएगा। विधा की बात करें तो 4 चैप्टर हैं आपके पद्यात्मक पाठ में। कौन कौन सा, मंगलम, भारत महिमा, मंदाकिनी वर्णनम और एक है नीति श्लोका। नीति श्लोका बीच में 7वां चैप्टर है। मंगलम, भारत महिला, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णनम, ये पदात्मक पाठ है। उसी तरह कथात्मक पाठ कौन कौन से हैं आपको याद होना चाहिए। अलस कथा, अलस कथा है, कर्मवीर कथा है और एक और है ना व्यागपति कथा, तो वो ध्यान में रहना चाहिए। 3 चैप्टर आपके जो कथात्मक पाठ है, कहानी वाले पाठ। निबंधात्मक पाठ कौन से है, पाटलिपुत्र वैभव, संस्कृत साहित्य लेखिका, और कौन है भारतीय संस्कार, और कौन सा है स्वामी दयानंद, और कौन सा है, और है एक नाटक भी है आपका, इतना ही है इसमें, अब विश्व शांति है। एक नाटक भी है आपका, नाटक कौन सा है तो कर्ण वाला है। इसके अलावा एक और है लास्ट में जो शास्त्रार्थ पाठ है, संवादात्मक पाठ है, शास्त्रकारार्थ चैप्टर। ठीक है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों को ये सब चीजें। तो विधा हो गया। लेखक की बात करें, महर्षि वेद व्यास जो वो चैप्टर के लेखक है वो मंगलम का मान सकते हैं क्योंकि वो उपनिषद से लिया गया है। दूसरा भागवत पुराण या विष्णु पुराण से लिया गया है भारत महिमा। तो इन दोनों के चैप्टर के लेखक हुए महर्षि वेद व्यास। नहीं, कर्ण भारत से जो चैप्टर है
जो कर्ण वाला चैप्टर है वो लिया गया है महाभारत से है। उसके भी लेखक आप महर्षि वेदव्यास मान सकते हैं, चाहे वो तो ये सब आप कर सकते हैं। मंदाकिनी वर्णनम जो पाठ है वो रामायण से लिया गया है, तो उसके लेखक जो है आप महर्षि वाल्मीकि को मान सकते हैं। नीति श्लोका जो है वेदों नीति से लिया गया है, उसके लेखक आप वेदों को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मान सकते हैं। श्लोकों की संख्या जैसे पहले चैप्टर मंगलम पाठ है उसमें कितना श्लोक है 5, भारत महिमा है कितना श्लोक है 5, उसमें आधुनिकी से कितना है 3, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से कितना है 2, पहला श्लोक भागवत पुराण और दूसरा श्लोक पहला श्लोक विष्णु पुराण दूसरा श्लोक भागवत पुराण। नीति श्लोक का जो चैप्टर है उसमें कितने श्लोक है 10। ठीक है, मंदाकिनी वर्णनम में 10, 2 में 5 2 में 10, इसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो ध्यान रखना चाहिए श्लोक की संख्या। संकलन कहाँ से लिया गया? पहला चैप्टर भारत महिमा है कहाँ से लिया गया? उपनिषद से, पहले ही बता दिया मैंने, ये भागवत पुराण से, विष्णु पुराण से, और आधुनिकी जो है अपने से इस चैप्टर के अध्यक्ष लिखे हैं बुक के। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। पाठ परिचय आपने पढ़ लिया है, अब आपका चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ पता होना चाहिए। जैसे जो कथात्मक पाठ है कहानी पता होना चाहिए, उसका प्रमुख पात्र कौन है। जैसे आपने अलस कथा पढ़ा तो अलस कथा का प्रमुख नायक कौन है ये पता होना चाहिए ना आपको। वीरेश्वर कितने आलसी थे? 4 आलसी थे। कबीर कथा पाठ किस पर लिखा गया है? राम प्रवेश राम, ध्यान में रखना चाहिए आपको। नहीं, व्यागपति कथा में पथिक है, बाघ है, बाघ के हाथ में क्या है? कुश है। कौन सा कंगन है? सोने का कंगन है। कहाँ रहता है? सरोवर के किनारे। तो ये सब ध्यान में रहना चाहिए आपको। शास्त्रकारा पाठ में जितने सारी महत्वपूर्ण बातें दी गई है उस सब ध्यान में रहना चाहिए। चैप्टर का ब्रीफ अच्छे से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और यूपी के लिए बुक का तो इतना काफी है, 50 ऑब्जेक्टिव बुक का आता है, आप इतना कर लेते हो अच्छे से। तो आप मान लो 50 नहीं कर पाए फिर भी 45 जो है जरूर सही कर पाओगे। ये मेरा आत्मविश्वास है, आपका भी हो जाएगा जब आप एक करके और टेस्ट दोगे तब। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि 45 से वो सही हुआ नहीं आया, 5 क्या करेंगे? व्याकरण क्यों चलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा तो व्याकरण चलता ही है। 5 क्वेश्चन जो आते हैं आपको तो उपसर्ग से आ जाते हैं, परिउपसर्ग, प्रतिउपसर्ग, अभिउपसर्ग, ये सब उपसर्ग बहुत इजी चैप्टर है। आप 5 मिनट में इसको क्लियर कर सकते हैं। प्रत्यय बहुत इजी चैप्टर है, लोग बेकार में इसको बड़ा चैप्टर बना देते हैं। ढेर सारा पढ़ा के ढेर सारा लिखवा के जरूरत नहीं है भाई उतना। तुमको इतना पता रहना चाहिए कि कथवा प्रत्यय लास्ट में क्या रहता है, तो तुम्हारा मिल गया किसी में तो कथवा प्रत्यय है, अनियम प्रत्यय है, और यम मिल गया किसी के लास्ट में तो ये प्रत्यय नियम। तबियत प्रत्यय है, तबियत मिल के लास्ट में तो तबियत प्रत्यय है। पता नहीं ना आपसे एग्जाम में पूछा जाता, आपसे कौन पढ़ता बदमाश थोड़ी पूछा जाता, उतना पढ़ के कोई फायदा थोड़ी है। तो देखा जाए तो जितना पूछा जाता उतना काफी आसान है। प्रत्यय है सबसे आसान चैप्टर के बीच में डाला है, इसीलिए मैंने पहले लिखा है, वो भी छूट गया। तब ध्यान रखो सब ये भी बहुत आसान है। क्यों कह रहा हूँ आसान है? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि एना लास्ट में है, तृतीय विभक्ति है, स्य है, चतुर्थी विभक्ति है। ऐसा ध्यान में रखना है। बालक शब्द तो ध्यान में होगा ना आपको। राम शब्द याद होगा, राम 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 से राम 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 योग राम, ये सब ध्यान में रखोगा आपको। राम 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 रामायण रामासुराम ध्यान में होना चाहिए सब। नहीं, उसी तरह लता वाला अस्मत् शब्द ध्यान में होना चाहिए। अहमा मया मया मतम मयरे नहीं, आवाम आवाम अवाभ्याम 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 आवयो आवयो, तो ध्यान में रहना चाहिए आपको। समझ रहे हैं बात? उसी तरह युष्मत ध्यान में रहना चाहिए, तब ध्यान में रहना चाहिए, एकदम बढ़िया। ये भी बहुत आसान है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे ना तब। बाकी आसान क्या पड़ेगा? अभी आसान पड़ेगा। समास आसान है, बहुत आसान समास है। एक लाइन में हर एक समास का आपको बता देंगे। 5 मिनट का चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा चीज को कंसाइज करके पढ़िए। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी को पढ़ो ना। बेकार में उतना सारा मटेरियल रखने का क्या चाहिए, कोई जरूरत नहीं। बाकी आपको प्रैक्टिस क्या करना है? पता प्रैक्टिस करना है बढ़िया से। प्रिंसिपल के पास आपको आना ही चाहिए, एक भैया के पास और प्रिंसिपल के पास। अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, एक सब क्वेश्चन करना ही है। अनुच्छेद अनुवाद 6 नंबर का, गद्यांश 13 नंबर का, ये समझिए ना। 7 8 15 6 21 23 34 नंबर का आपको ऐसे ही मिल जाएगा। थोड़ा सा आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तब। बाकी 16 नंबर का सब्जेक्टिव आता है,
वो प्रैक्टिस करना है। तो आप ऑब्जेक्टिव में भी 50 अगर सही कर देते हो, समझ लेना 95 प्लस क्लियर है तुम्हारा। अगर आपको अच्छे से पत्र अनुच्छेद ये सब आता है तब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है चीजों को, तब जाके हो पाता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। डेली आप एक पत्र लिखो ना, डेली आप एक अनुच्छेद लिखो ना। क्या कर रहे हो, लिखो। आप अनुवाद डेली 5 को बनाइए ना, गद्यांश एगो डेली बनाइए ना, बन जाएगा। आसान है। हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत में आराम से 90 प्लस आप ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या करना है? हिंदी में सबसे पहले पाठ, लेखक, पाठ की विधा कौन सी है, कहाँ से लिया गया है, ध्यान रखना। हिंदी में थोड़ा सा कठिन थोड़ा ना होगा, ज्यादा कुछ है। लेखक ने प्रमुख रचना कौन की है, लेखक की प्रमुख रचना उर्वशी जैसे है, ध्यान रखना है। नहीं, उसी तरह लेखक का जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, और उसको किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, प्रमुख पुरस्कार का नाम ध्यान में रखना चाहिए। कहानी जो है, 3 कहानियां हैं जैसे आपकी किताब में। नहीं, सबसे पहला कहानी है विष के दांत, उसके बाद बहादुर, मछली, तीनों कहानी है। 3 निबंध है आपके किताब में। सबसे पहला है निबंध आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके बाद है ललित निबंध है नाखून क्यों पड़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन है, नागरी लिपि है। ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये वो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। एक वो इंटरव्यू दिया है बिरजू महाराज ने, एक वो आत्मकथा भी है, सॉरी आत्मकथा पर कह सकते हैं आप लोग कि एक मैंने जीवनी दिया, जीवनी टाइप का है। पंडित एक यात्रा वृतांत है। नहीं, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद सारांश आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण आप एक चैप्टर का सारांश लिख लो, महत्वपूर्ण बात उसमें आ जाएगा, आपको सारा महत्वपूर्ण बात आ जाएगा सारांश में। ठीक है, भावार्थ अगर आपको सारांश चाहिए टेलीग्राम का पीडीएफ मिल जाएगा। भावार्थ हर एक कविता का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको कविता पढ़ लीजिएगा बार बार, एक बार सोने से पहले कविता पढ़ लिया करो ना। इसके बाद व्याख्या का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5 गो जो कहानी है, कहानी आपको तो दिमाग में बैठ जाएगा एक बार सुन लोगे तो। ठीक है, चाहे एक बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। इस कहानी के लेखक कौन है, ये कौन सी भाषा के हैं। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो हिंदी में हो जाएगा। बाकी सब्जेक्टिव के लिए क्या प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला है गद्यांश, 20 नंबर का आता है। गद्यांश प्रैक्टिस करना है। एक निबंध लिखो डेली, 10 नंबर का आता है। पत्र एक 5 नंबर का आता है। बाकी 5 नंबर का एक व्याख्या आएगा, भावार्थ आएगा या सारांश आएगा, और 9 ही 10 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे। चलिए बात करते हैं विज्ञान में। पूरे 12 महीने आपने विज्ञान पढ़े हैं, सालों भर पढ़ा है, लेकिन आपको कुछ चीजें कंसाइज करके पढ़नी है। इसे चैप्टर का लास्ट वाला रिव्यू दिया रहता है ना, बायोलॉजी देखिएगा आपको भारतीय कौन के बुक में, तो लास्ट वाला जो दिया रहता है पॉइंट, खाली पढ़ के पढ़ना हो, नहीं पढ़ो, ज्यादा पढ़िएगा तो फिर दिमाग हैक कर जाएगा। आता पढ़ने का कार्य पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स में, जो भी है r बराबर 2a, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a, नहीं p बराबर 1/f, m बराबर v/u, h डैश बटा h, नहीं v बराबर ir, v बराबर w/q। ओम का नियम सब कुछ पढ़ लेना है, सारा फॉर्मूला लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, 10 गो फॉर्मूला होगा मुश्किल से, लिख के उसको याद करना है। इसके बाद नियम, फैराडे का जो वाम हस्त नियम है फ्लेमिंग का, दक्षिण हस्त नियम है फ्लेमिंग का, नहीं इसके ऑस्ट्रेट का जो नियम है उसको ध्यान में रखिए, जूल का नियम ध्यान में रखिए, इतना तो ध्यान में रखिए सकते हैं, परावर्तन का नियम ध्यान में रखिए, अपवर्तन का नियम ध्यान में रखिए, नहीं ये सब ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। इसके बाद यूनिट ध्यान में रखना है, इसका यूनिट ध्यान में रखोगे, जैसे आप शक्ति का यूनिट ध्यान में रख सकते हैं, विद्युत शक्ति का, तो लेंस वाला शक्ति होगा, विद्युत शक्ति का ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद विभव का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक ध्यान में रखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ध्यान में रखिए, ये सब ध्यान में रखिए, ज्यादा फायदा करेगा। वैल्यू ध्यान में रखना है, जैसे 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, ये सब ध्यान में रखना है।
ठीक है। इसके बाद इस केमिस्ट्री में आपको कुछ अभिक्रिया ध्यान में रखना है, ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ये सब ध्यान में रखना है। कुछ सूत्र आपको ध्यान में रखना है, जैसे मीथेन का, एथेन का, एसिटिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का, नहीं नीला तोता, पीला नीला तोता, ये सब ध्यान में रखना है। तूतिया का, धोबिया सोडा, खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सब ध्यान में रखना है। कुछ संकेत आप ध्यान में रखिए, अयस्क का नाम ध्यान में रखिए, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, लोहा का अयस्क कौन है, जिंक का अयस्क कौन है, प्रमुख अयस्क। इसके बाद 1 से 30 तक आप तत्व का संकेत और परमाणु संख्या याद रखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में संकेत और सूत्र से रहेंगे, बिल्कुल। 1 से 2 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रहेगा, 1 क्वेश्चन जो है आपका संयोजकता से रहेगा। यानी अगर आप 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता और संकेत और सूत्र याद रखोगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि बिल्कुल आपके सही होंगे ऑब्जेक्टिव में, और थोड़ा सा मेहनत करना है, ठीक है। अब समझ लीजिए कोई अंग है, किस क्रिया से संबंधित है, जैसे वृषण है, किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। अंडाशय है, किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, तो ध्यान में रखना है। उसी तरह जो है श्वसन, जो फेफड़ा है कौन से काम में सहयोग करता है, नहीं हृदय कौन से काम में सहयोग करता है, वृक्क कौन से काम में सहयोग करता है, आमाशय किस काम में सहयोग करता है, ये सब ध्यान में रखिए। लाल ग्रंथि किस काम में सहयोग करती है, एंजाइम क्या होता है, ये सब कुछ चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, कुछ परिभाषा ध्यान में रखनी है, कुछ अंतर ध्यान में रखना है, बायोलॉजी में चित्र ध्यान में रखना है, केमिस्ट्री में कारण ध्यान में रखना है, फिजिक्स में नियम ध्यान में रखना है, और बायोलॉजी में उपयोग ध्यान में रखना है, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी। चलिए 5 नंबर के लिए क्या करना है, कुछ संरचना आपको ध्यान रखनी है, नेत्र, विद्युत मोटर, विद्युत डायनोमो, मस्तिष्क, हृदय, कुछ प्रयोग ध्यान रखना है बायोलॉजी का, फिजिक्स का। फिजिक्स में क्या रखिएगा, अवतल दर्पण के लिए कष्ट कैसे निकालें, जरूरी है। केमिस्ट्री में क्या रखिएगा, सॉरी बायोलॉजी में क्या रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में CO2 के लिए एक प्रयोग लिखिए, CO2 के उपयोग के लिए समझ रहे हैं आप लोग, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एक है आपदा प्रबंधन 6 नंबर का। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें कौन कौन सा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए, सब में टिक करके रखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट दिया है, जैसे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट आदमी को ध्यान में रखो, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, असहयोग आंदोलन किसने किया था, कब हुआ था, ध्यान में रखिए। इटली का एकीकरण कब हुआ था, किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, कब हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ पुस्तक है जैसे ध्यान रखना है, जैसे दास कैपिटल है, ध्यान में रखना। इस तरह कुछ फुल फॉर्म है, ज्यादा इकोनॉमिक्स में आता है फुल फॉर्म, तो HDI है, HBR है, ये सब आपको UNDP है, ये सब फुल फॉर्म आपको ध्यान में रहना चाहिए। RBI है, ठीक है। अच्छा, राजनीतिक शास्त्र में क्या करना, प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी BJP, कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने किया था, कब किया था, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है, प्रधानमंत्री का कितना दिन का होता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। मुखिया कितना दिन में होता है, मुखिया कौन होता है, ये सब ध्यान में रखना है। परिभाषा कुछ ध्यान में रखना है जी, परिभाषा से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही जाता है, बाकी सब्जेक्ट तो आएंगे ही नहीं आएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। अब देखिए सब्जेक्ट के लिए परिभाषा फिजिक्स में, सॉरी हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, पॉलिटिकल साइंस में भी, अंतर सब में कार्य ज्यादातर आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, और नहीं तो इकोनॉमिक्स में। योगदान हिस्ट्री में ज्यादा आएगा और नहीं तो पॉलिटिकल साइंस में। कारण हिस्ट्री में ज्यादा आ जाएगा, असहयोग आंदोलन का कारण, संविधान आंदोलन का कारण। भूमिका भी आ जाता है, भूमिका जो है आपको हिस्ट्री में ज्यादा आ जाएगा, नहीं जैसे प्रिंटिंग प्रेस के आधुनिक युग के निर्माण में कौन सी भूमिका रही, ये सब आते हैं आपसे। बाकी जो है सब्जेक्ट वाइज में अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें, हिस्ट्री में जो है पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां, तीसरा चैप्टर तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ देना उसको, ठीक है। तीसरा चैप्टर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 2 4 7 8, इसके बाद बचे टाइम तभी जाके पढ़ना,
ज्योग्राफी में 1, 3, 5, 6 छठा चैप्टर बहुत छोटा है, आप चाहो तो 15-20 मिनट में भी पढ़ के इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। जो छायाकरण विधि है, छायाकरण विधि, ये सब विधि को ध्यान में रखना है, बस छोड़ दीजिए। बाकी पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, आठवां चैप्टर, इसमें भी ये कुछ खास खास चीजें हैं जो भी प्रकार दिया गया है, ठीक है। कौन कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कौन से मृदाकरण कैसा होता है, बिहार में उद्योग कौन कौन सा है, इसका ध्यान में रखना है। बिहार में कौन कौन सा फसल ज्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में जो है पहला, तीसरा, छठा, सातवां, पहला चैप्टर ध्यान रखना है, तीसरा, छठा, सातवां इंपॉर्टेंट इसमें भी है, पहले ही बता दिया, ये सब आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल साइंस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान लो आप छोड़ के भी जाओगे, ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। सब्जेक्टिव में जो है थोड़ा सा 5 नंबरिया में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ज्यादातर पहला, दूसरा, तीसरा से आता है। अगर 5 नंबरिया की बात करें तो ज्यादा तीसरा से चांस, नहीं तो दूसरा से, ठीक है। आपदा प्रबंधन की बात करें तो बता देते हैं, सबसे पहला है बाढ़ से संबंधित क्वेश्चन आएगा, नहीं तो सुनामी से आएगा, सुखाड़ से आएगा, ठीक है। और तरंगे जो होती है, टी तरंगे, एक तरंगे, आठ तरंगे, इससे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा दोस्तों कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बाकी आपको कितना घंटा पढ़ना है इसके लिए, 8 घंटा से 10 घंटा काफी, ठीक है। आप डेली 1 घंटा जो है क्वेश्चन 5 नंबरिया पर ध्यान दीजिए, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 घंटा का टेस्ट दीजिए, बाकी 5 घंटा बचता है, उसमें आप 5 घंटा में अगर मान लीजिए संस्कृत 30 मिनट पढ़ते हैं, हिंदी 30 मिनट पढ़ते हैं, 1 घंटा ही 1 घंटा 2 घंटा मैथ पढ़िए। मैथ में क्या करना है, मैथ का तो बताया ही नहीं मैंने, फॉर्मूला रिवीजन करना है, सिद्ध करना है, ऊपर में सिद्ध करने वाला है, त्रिभुज में जो लास्ट में 10 को दिया है सिद्ध करने वाला, त्रिभुज का जो ऊपर में है सिद्ध करने वाला, एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से आता ही आता है, माध्य और बहुलक आता ही आता है, माध्य से बहुत कम चांस है, और क्षेत्रफल से संबंधित आता है, तो चाहे वृत्त का हो या बेलन शंकु का हो, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लास्ट 20 दिन बचा हुआ है, अभी मेहनत कर लीजिएगा, आपका भी अच्छा मार्क्स आएगा और आप आगे की पढ़ाई में काफी आपको सुविधा होगी। वो चाहे आपको कॉन्फिडेंस लेवल हो, हर चीज में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा रिजल्ट की। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छे से पढ़े और अच्छा रिजल्ट लाए। बहुत बहुत धन्यवाद।